Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं और आज आपको स्लाइड्स शेयर की जा रही हैं। जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे हम जो टॉपिक का बाकी हिस्सा है वो भी यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। So at the very start we discussed मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कैलकुलेट करना होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन दोबारा से आपके सामने है। होपफुली आपको याद होगा, इसको आपने ज़रा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मटेरियल की वर्किंग है, देन डायरेक्ट लेबर को हम ऐड करते हैं। डायरेक्ट लेबर में एनी डायरेक्ट कॉस्ट, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी। सो तीनों डायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करें तो बनती है प्राइम कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट में डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स को हमने ऐड अप करवाना होता है। देन वर्क इन प्रोग्रेस की वर्किंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करना है, क्लोजिंग को लेस करना है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड अप करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, एक्सप्लेन की गई है कि एक परसेंटेज हमने लेनी होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड अप कर दिया जाए फैक्ट्री प्रॉफिट को, द फाइनल वैल्यू इज ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। सो फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट एब्रीविएशंस हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि RM फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन, WIP मींस वर्क इन प्रोग्रेस, ये बहुत इजी है। प्राइम कॉस्ट को एक्सप्लेन किया गया कि दिस इज सम ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एनी डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया गया कि फैक्ट्री प्रॉफिट मींस ये होता क्या है, क्यों ऐड करते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फैक्ट्री प्रॉफिट के लिए लिखा हुआ है, अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड्स टू मेंटेन और मेक श्योर इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, सो अ प्रॉफिट फिगर इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इस तरह से ट्रांसफर प्राइस हमें मिल जाती है। सो ट्रांसफर प्राइस वो वैल्यू है जो कि हमने आगे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। देन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा और उसका एक अदर क्वेश्चन भी वर्कशीट में से सॉल्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया था जस्ट टू प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैं आपको नाम भी बता दूं, इट वाज M लिमिटेड। जिन बच्चों ने नहीं किया वो दोबारा से कर लें जल्द से जल्द, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। सो इसी क्वेश्चन के ऊपर हमने मजीद भी काम करना है, लेकिन उससे पहले ये फॉर्मेट अच्छे से समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसमें कि फैक्ट्री प्रॉफिट भी एड अप होता है।
सो वैसा ही है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप देखते हैं कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, देन हम ऐड अप कर देते हैं ट्रांसफर प्राइस। ये वो ट्रांसफर प्राइस है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमें मिली। तो सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जो एंड वैल्यू थी ट्रांसफर प्राइस, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। मजीद हम ऐड कर रहे हैं परचेजेस, दीज आर परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये दो चीजें कैसे आ गई कि ट्रांसफर प्राइस भी है और परचेजेस भी हैं? ये उस सूरत में है कि अगर हम प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं और रेडीमेड चीज़ें ट्रेडिंग भी करते हैं, बाय एंड सेल भी करते हैं, तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइस आ गई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, और जो हम जस्ट बाय करके सेल करते हैं वो परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे आ गई, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो इन सब को कंबाइन कर लें तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां से आपके लिए बिल्कुल एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग एड अप कर देते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। तो फैक्ट्री प्रॉफिट यहाँ पे जब ऐड होता है तो ऐसा लगता है कि ये तो 2 टाइम्स हमने ऐड अप कर दिया। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड होता है और बनती है ट्रांसफर प्राइस। अब जब हम आगे आए हैं तो यहाँ पे हम फिर कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये 2 टाइम्स ऐड क्यों हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हमने बात को समझना है कि वहां पे जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया और ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू ऊपर चली गई, तो वो तो कॉस्ट का हिस्सा बन रहा था, और वो इंक्रीज्ड वैल्यू जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके आते हैं तो ट्रांसफर प्राइस is an increased value, overstated value due to factory profit। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी ओवरस्टेट हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब ओवरस्टेट होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, तो उसको कंपनसेट करने के लिए फैक्ट्री प्रॉफिट को यहाँ पे फिर से एड अप कर दिया जाता है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्यू टू फैक्ट्री प्रॉफिट हमारी ट्रांसफर प्राइस ओवरस्टेट हो गई थी। ट्रांसफर प्राइस जब ओवरस्टेट हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब ओवरस्टेट होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाता है। अंडरस्टेटेड ग्रॉस प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्री प्रॉफिट पहले ऐड हुआ था उसको यहाँ पे ऐड अप कर दिया जाता है। फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड अप करने के बाद आप देखते हो कि आपके सामने है कि ऐड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, और लेस कर दें इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। दिस इज URP, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये क्या चीज है, इसको भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूं कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड बच जाता है, फिनिश गुड्स का अनसोल्ड स्टॉक जो अभी बचा हुआ है उसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू एडेड है। अब जब फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू एडेड है अनसोल्ड स्टॉक में तो वो वैल्यू ओवरस्टेटेड है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब ओवरस्टेट करती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब ओवरस्टेट करती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट करता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यू होगी इन अमंग द अनसोल्ड स्टॉक, उसकी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ने लेस होना, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ने ऐड होना। तो जो फाइनल वैल्यू बनती है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है, लेस अदर एक्सपेंसेस और हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है। जी, इनकम स्टेटमेंट के बाद आप देखें कि फैक्ट्री प्रॉफिट को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया कि फैक्ट्री प्रॉफिट को हम इनकम स्टेटमेंट में क्यों ऐड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्यों ऐड करते हैं। तो वो लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि फैक्ट्री प्रॉफिट इज एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट टू कंपनसेट द रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस।
ट्रांसफर प्राइस वैल्यू। ये थोड़ा सा ध्यान से आपने बात को समझना है, इसके एलिमेंट्स अलग करके आपने इस डेफिनेशन को समझना है कि किस चीज को ओवरस्टेट अंडरस्टेट करवाया जा रहा है। फिर से समझ लें कि फैक्ट्री प्रॉफिट को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में इसलिए ऐड करना है क्योंकि इससे पहले जब फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड हुआ था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू ओवरस्टेट हो गई थी। ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू जब ओवरस्टेट हुई, ड्यू टू दैट ओवरस्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम फैक्ट्री प्रॉफिट दोबारा से ऐड कर देते हैं। उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया गया। ये बेसिकली क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले समझ लें। अ प्रॉफिट अमाउंट एडेड टू अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि जब हमने फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया था अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और वो बन गई थी ट्रांसफर प्राइस, तो वो जब सेल्स डिपार्टमेंट में स्टॉक जाता है तो जो अनसोल्ड बचेगा, वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो हमने अपने ही वेयर हाउस में उसकी वैल्यू ओवरस्टेट की हुई है ड्यू टू दैट फैक्ट्री प्रॉफिट। तो वो जो फैक्ट्री प्रॉफिट एडेड है इन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, उस फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू के लिए एक एडजस्टमेंट है जिसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड and cost of sales is understated, it leads to overstatement of gross profit. तो अनरियलाइज प्रॉफिट को अब हमने इसकी वर्किंग सीखनी है कि हम भी इसको वर्कआउट कैसे करते हैं। थोड़ा सा ये लास्ट वन एक एक्सट्रैक्ट है, इसको समझ लें कि हमें अच्छे से पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज पार्ट ऑफ our current assets on the face of statement of financial position। तो जब हम statement of financial position पे current assets लिखेंगे, उसमें एक तो रॉ मटेरियल आ जाना है, एक वर्क इन प्रोग्रेस। इसको नोट रखें कि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आ रही हैं जो ईयर एंड डेट पे अनसोल्ड बचे होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं दैट इज अगेन द ट्रांसफर प्राइस वैल्यू। तो इसमें से हमने क्या करना है कि जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू होगी अमंग दैट अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें से हमने प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करवानी है, और लेस करवाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनाएंगे। सो इसके बाद जो करने का काम है वो क्या है कि जो हमने फॉर्मेट सीखे हैं इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सीखा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की वैल्यूज को हम लेंगे और ऑनवर्ड उसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे हमने वर्कआउट करना है उसके ऊपर हमारी बात होगी कि जी जो भी हमने एडजस्टमेंट सीखी हैं वो इनकम स्टेटमेंट में कैसे वर्कआउट होनी है। सो कोई भी यहाँ तक कोई बात ना समझ आए तो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लेना है ताकि कोई बात भी जो है वो पुअर ना रह जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3, एम लिमिटेड जो आपको वर्कशीट शेयर की गई है वो प्लीज ओपन कर लें और उसका बी पार्ट अभी हमने अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे वर्किंग करेंगे, थोड़ी सी वर्किंग के साथ आप अच्छे से समझ सकेंगे कि जी वैल्यूज की वर्किंग कैसे होनी है। स्पेशली जो आपके लिए नया एरिया है अनरियलाइज प्रॉफिट और फैक्ट्री प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है ये आपके लिए नई चीज होगी। बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तो फाइनल अकाउंट्स की तरह ही हैं जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं। सो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और थोड़ी सी वर्किंग मैं आपको करके एक्सप्लेन करता हूँ।
जी तो स्टूडेंट्स, ये वर्किंग आपके सामने इस वक्त की गई है, होपफुली आपको क्लियर नजर आ रहा होगा. सो यू कैन सी in the same way sales less cost of sale. अब cost of sales, this is so simple, opening stock plus transfer price which was transferred from manufacturing account and less closing stock finished goods. कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई और लेस करके ये ग्रॉस प्रॉफिट बन गया. अब थोड़ी देर पहले जो हम फॉर्मेट सीख रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमने फैक्ट्री प्रॉफिट को एड अप करवाना है. ये फैक्ट्री प्रॉफिट सेम वैल्यू है जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हुई थी, तो वही वैल्यू यहाँ पे ऐड अप हो जानी है. इसने ऐड क्यों होना है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू अंडरस्टेटेड है ड्यू टू दिस ट्रांसफर प्राइस वैल्यू. ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू ओवरस्टेट हो गई थी. जब ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू ओवरस्टेट हुई तो ये कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू ओवरस्टेट हो गई. कॉस्ट ऑफ सेल जब ओवरस्टेट होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज डाउन, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम फैक्ट्री प्रॉफिट यहाँ पे एड अप कर रहे हैं. उसके बाद ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्या, कि जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट की कितनी वैल्यू एडेड है. अब ये एक नई वर्किंग होगी आपके लिए कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू है उसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. वो कैसे? तो ये वर्किंग पे आ जाएं. लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सो हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को लेना है, दैट इज 14904 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 120. अब ये 20 कहाँ से आया और ये 120 कहाँ से आया, ये आपने ध्यान से समझना है. ये जो 20 है, अगर आप इसका ए पार्ट देखेंगे तो वहां पे हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन को स्टडी कर लें, उसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्री प्रॉफिट की जो परसेंटेज है इट इज 20%. अगर ये 20% है तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट को एड अप करेंगे तो जो ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू होगी दैट विल बी 120%. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100% होती है, उसमें जब 20% का प्रॉफिट ऐड हुआ विच इज फैक्ट्री प्रॉफिट, तो जो ट्रांसफर प्राइस की वैल्यू होनी है वो 120% हो जाएगी. इफ दैट इज 120%, तो जो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे होते हैं ये फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है. इसमें इंक्लूडेड है इसीलिए तो वर्किंग कर रहे हैं. तो अगर ये इंक्लूडेड है तो ये 100% नहीं है, दिस इज 120%. सो दैट्स व्हाई 14904 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 120, ये आ गया 2484. देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 15750, उसको हम 20 ओवर 120 करेंगे. सो द क्लोजिंग बैलेंस इज 2625. नाउ 2625 एंड 2484 दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं तो here is an increase in provision for unrealized profit 141. so if this is increase in provision for unrealized profit, इसने लेस होना है, और अगर यहाँ पे डिक्रीज आ जाता तो इसने ऐड होना था. तो इसको ऐड लेस करके जो भी वैल्यू बनेगी, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट की बाकी एडजस्टमेंट्स आपको पता ही हैं, लेस अदर एक्सपेंसेस, और जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वो लेस करके हमने नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाना है. सो गाइस, ये आपके लिए बिल्कुल नया एरिया है, इसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करें. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप फोकस कर लें तो आपके ये सारी की सारी जो न्यू एडजस्टमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस का आपको चांस मिल जाएगा. सो ए पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अच्छे से बनाएं, बी पार्ट में इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. गुड लक. अल्लाह हाफिज.